बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हमने इससे पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म पे बात की और फिर उसके बाद हम राइट हैंड रूल, लेफ़्ट हैंड रूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर हमने गुफ्तगू की, एसी जनरेटर को डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पे हमारी जो पिछली गुफ्तगू है उसको थोड़ा सा जो टॉपिक हमने अलग-अलग पढ़े, हमारा जो आज का टॉपिक है, और मैंने डिलिबरेटली उस टॉपिक का नाम नहीं लिखा क्योंकि टॉपिक है बड़ा आसान, लेकिन जब नाम लिख देते हैं तो बच्चे उसको नाम में जाके फंस जाते हैं। हालांकि नाम से फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर थोड़ा सा और फिक्र कर लें तो नाम आपको चीज़ों को आसान करेगा, लेकिन कीपिंग इन व्यू माय एक्सपीरियंस तो मैंने डिलिबरेटली नाम को उसका फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है, रोक दिया है। और पहले आपके साथ कुछ थोड़ा सा एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इश्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक कॉइल है, स्प्रिंग लाइक कंडक्टर है, कॉइल है, और हमें पता है जब इसमें हम करंट छोड़ते हैं, इसमें जब करंट गुज़रता है तो यही कॉइल फिर सोलेनाइड कहा जाता है इसको, और सोलेनाइड जो है उसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस होता है। राइट हैंड रूल जब हमने डिस्कस किया था तो हमने इसके ऊपर भी गुफ्तगू की थी कि इसमें से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं तो वो कुछ लेट्स थोड़ी देर के लिए ज़ूम करते हैं कि यूं नॉर्थ यानी इधर से निकल रही हैं, तो अब ये जो सोलेनाइड है इट इज़ एक्टिंग एज अ परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट पता है कि जी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, चेंज नहीं होते। हमने ये बात की कि जी इसको हमने लेट सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल दे दिया। अब ये इसमें से जितनी देर तक करंट गुजरता रहेगा, ये लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, इतनी ही रहेंगी, इनकी यही डायरेक्शन रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमने 3 वोल्ट दिया था और मैं इसको 6 वोल्ट करूंगा तो क्या होगा? कुछ कॉमन सेंस को अपीलिंग चीज़ें हम देखते हैं कि क्या होगा आपके ख्याल में। नेचुरली जब 6 वोल्ट हुआ तो करंट बढ़ गया, जब करंट बढ़ गया तो ये लाइन ऑफ फोर्स जो है अब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, वेरी नाइस जी, स्ट्रांग हो गई। 6 को मैंने 9 कर दिया तो अब क्या होगा? तो आप कहेंगे जी क्या होना है, और भी स्ट्रांग हो जाएगी। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कहा, ये जी और भी स्ट्रांग हो गई। मैंने दूसरी दफ़ा बना ली है, चलिए पहली दफ़ा के लिए इतनी, दूसरे के लिए इतनी, तीसरे के लिए इतनी। इसी तरह ये दूसरे के साथ भी जो है तो कुछ लगभग इसी किस्म की, ये पहली बन गई, ये दूसरी हो गई, और ये लीजिए जी तीसरी। तो अब हम जो चीज़ देखते हैं कि ये लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रांग हो रही हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं? अब मैं पूछता हूं कि जी अगर मैं 9 को 6 कर दूं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है कि जब 9 को 6 करेंगे तो वो फील्ड कमज़ोर होता जाएगा, ये लाइन ये बन जाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर ये बन जाएगी। और अगर इसको 0 कर दूं तो, अब ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब आप करंट को स्टॉप कर देंगे, यानी उसको जो हमने पावर सप्लाई दिया हुआ था वो 0 हो गया, तो नेचुरली करंट भी 0 हो गया, और जब करंट 0 हो गया तो ये जो सारा फील्ड था ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, फिर क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि इसको उलट देते हैं। चलिए इसको नेगेटिव कर देते हैं और इसको पॉजिटिव, तो क्या होगा? तो ये कौन सी मुश्किल बात है कि हम कहेंगे जी हमें तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब क्या हो रहा है। बहुत सिंपल है, वही कॉइल है, लेकिन मैं इसको दूसरी तरफ बना लेता हूँ कि सारी इधर ये खिचड़ी ना बने। अब होगा क्या कि एक छोटी सी लाइन यूं प्रोड्यूस हो जाएगी कि जी हमने अब इसको उलट दिया, फिर 0 से 3 पे ले गए, फिर 3 से 6 पे ले गए, तो जब 6 पे लेके जाएंगे तो हमारे पास कुछ यूं उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और जब 9 पे लेके जाएंगे तो ये लीजिए। अब ज़रा आपने गौर किया कि जब हम यूं इसके अंदर एक चेंजिंग जो फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको जो हमने पावर दी हुई है, इसको जो सोर्स है वो उसकी मिकदार कम और ज़्यादा हो रही है। अब ज़रा आप आ जाइए पिछले लेक्चर्स में, जो पिछले मुसलसल हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यही तो इसी में हो रहा है
एसी में क्या हो रहा है, ये देखिए जी, ये पहले यूं है, ये 0 था, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम तक चला गया। मैंने मैक्सिमम यहाँ पे 9 लिखा है। वैसे भी जिन बच्चों का मैथ्स में कुछ इंटरेस्ट है उनको इल्म होगा कि 9 को मैजिक नंबर और दैट इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट नंबर, तो उसके ऊपर कभी फिर गुफ्तगू रहेगी। तो चलिए मैं 9 तक ले गया, 9 से तो अब ये यहाँ पे मैक्सिमम पे चला गया, फिर घटते घटते फिर 9 से मैं 6 पे, 6 से 3 पे, 3 पे ज़िफ़र पे चला गया, ये लीजिए जी 0 पे आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कहा कि जी ये जो पहले यहाँ पे माइनस था अब यहाँ पे चला गया, जो यहाँ पे वो जो प्लस था वो यहाँ पे आ गया। तो अब मैंने फील्ड को, तो यहाँ भी तो ऐसा हो रहा है, अब ये हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से फिर 6, 3। तो अब जो बातें मैंने यहाँ कहीं वही तो यहाँ हो रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक ही कॉइल है, ये 2 कॉइल्स नहीं है, ये एक ही कॉइल है, और एक कॉइल में कभी फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है और कभी फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है, जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग एसी, अल्टरनेटिंग करंट। आई थिंक इट्स सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं थी। ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग वो जो राइट हैंड रूल के ज़माने की बातें थी। अच्छा जी, इस गुफ्तगू को हम यहाँ पे रोक देते हैं। अभी एक आध दिन पहले हमने गुफ्तगू की और हमने उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस किया, और हमने कहा जी ये एक कॉइल है और मैं एक मकनातीस को, मैग्नेट को इसके करीब ला रहा हूँ और इससे पीछे लेके जा रहा हूँ। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये बढ़ती जाती हैं, मैक्सिमम पे चली जाती हैं, घटती जाती हैं और अपनी डायरेक्शन को उलट देती हैं। तो उसके नतीजे में मैंने पढ़ा कि यहाँ पे एसी करंट इसके अंदर जनरेट हुआ या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ने इंड्यूस्ड करंट को जन्म दिया। अच्छा जी, अब हम करते क्या हैं कि अब हमने देखिए यहाँ भी एक कॉइल का मैंने जिक्र किया, यहाँ भी एक कॉइल का जिक्र किया। यहाँ पे जब मैंने मकनातीस को इस्तेमाल किया तो करंट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ मैंने जब करंट को यूज़ किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब मैंने किया ये कि मैंने 2 कॉइल ले ली, ये एक कॉइल और इसके सामने ये दूसरी कॉइल। अब दोनों कॉइल्स हैं, किया मैंने इसमें ये एसी करंट इसके अंदर मैंने छोड़ दिया। 3 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, 1000, जितने भी वोल्ट्स हैं इसके अंदर मैंने इसको दिया अल्टरनेटिंग करंट इसको। अब यहाँ भी दे सकते हैं, जहाँ मैं ये ज़ूम कर रहा हूँ आप ये ज़ूम कर लीजिए। जब एसी करंट मैंने इसको दिया तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जो कि बढ़ता चला गया बिल्कुल इस तरह, दिस इज़ नाउ एसी। तो जब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे आएगा कि नहीं, तो अब जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो यही सिचुएशन आपने यहाँ रिपीट कर दी कि नहीं। अब नतीजा क्या होगा कि इसके अंदर जो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसकी वजह से यहाँ पे जो आपने इसको ईएमएफ दिया उसकी वजह से यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ने इसके अंदर ईएमएफ को प्रोड्यूस किया। दोनों ही कॉइल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने इसी वजह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। टॉपिक मैं हमेशा से या अक्सर और बेशतर वीडियोस में आप देखिएगा कि मैं टॉपिक को सबसे पहले लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि मैं ये टॉपिक जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम टॉपिक शुरू में लिख देते हैं तो स्टूडेंट पर नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चूंकि ये दोनों, अब आप भले ये कह सकते हैं कि जी यहाँ पे नहीं, मैं तो यहाँ पे देना चाहता हूँ, बिल्कुल दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे आपको इंड्यूसिंग ईएमएफ मिल जाएगा। ये इस अमल को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को जो है तो दोनों कॉइल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर्स में। ट्रांसफार्मर्स बेसिकली क्या काम करते हैं? ट्रांसफार्मर्स जहाँ पे हम उनको करंट
यानी अल्टरनेटिंग करंट दे रहे होते हैं जिस कॉइल पे भी दें, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, जिस कॉइल के ऊपर आप करंट देते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और जहां पे आप उठा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना, ट्रांसफार्मर चेंज करने वाला, क्या चेंज करने वाला? ट्रांसफार्मर हमारे लिए बेसिकली करता क्या है? एक तो याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, ये एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करता, हम इग्नोर कर देते हैं, जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। अच्छे ट्रांसफार्मर्स में उसकी मिकदार भी बहुत कम होती है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। इसको हम एक इनपुट वोल्टेज देते हैं और ये उसको ट्रांसफॉर्म करके हमें एक दूसरी वोल्टेज देता है जिसको हम आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। या यहाँ पे जो हम दे रहे होते हैं उसको हम प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं और यहाँ से जो हमें मिल रही होती है उसको हम सेकेंडरी वोल्टेज Vs से जाहिर करते हैं। अब ट्रांसफार्मर का काम वंस अगेन ट्रांसफॉर्म, तो क्या ट्रांसफॉर्म करता है? ये वोल्टेज को या तो इंक्रीज कर देता है यानी बढ़ा देता है, और जब ऐसा कर रहा होता है ट्रांसफार्मर तो इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और या फिर क्या करेगा? नेचुरल सी बात है कि दूसरा काम डिक्रीज होगा, तो जब ये डिक्रीज कर रहा होगा तो उसको क्या कहना चाहिए? स्टेप डाउन। अब स्टेप अप का काम ये होता है कि आप इसको वोल्टेज दें, लेट सपोज आप इसको 100 वोल्ट दें, या आपको 200, 1000, 10,000, आप जितना चाहते हैं ये आपको आउटपुट पे दे देगा। और तो ये कौन सा हुआ? स्टेप अप। और या फिर आप इसको 11,000 दे दें, ये उसको 1100 में भी कन्वर्ट कर सकता है, मोस्टली 1100 में भी कर सकता है, 220 में भी कर सकता है। पाकिस्तान इंडिया में हम 220 के ऊपर ही चलते हैं आइडियली। वो अलग बात है कि ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स 220 ज़रा कम ही अवेलेबल होता है, ख़ास तौर पे देही इलाकों में, देहातों में, बट वी डोंट गो इन दैट डिटेल। तो अब ये जो ट्रांसफार्मर है जो 11,000 से 220 में कन्वर्ट कर देता है, या 11,000 से 1100 में करता है और 1100 से 220 में करता है, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन। अच्छा, यहां पे एक सवाल उभरता है कि आखिर हमें इनके करने का फ़ायदा क्या है, यानी हम करते ही क्यों हैं? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाना पड़ेगा और थोड़ी सी गुफ्तगू हमें वहाँ से करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि हमने लिखा था कि ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये I²RT, यानी वो जो एनर्जी डिसिपेशन का या हीट डिसिपेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था, उसके अंदर करंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मैंने आपसे कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट, यानी जो पावर हम इसको दे रहे हैं, जितनी आप, इन द अदर वर्ड्स, अगर पावर को आप टाइम के साथ ले लें तो दैट बिकम्स एनर्जी। नेचुरली टाइम इज देयर, लेकिन चूंकि दोनों साइड पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा एनर्जी इन और एनर्जी आउट हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ से कुछ डिटेल में जाना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था P इज इक्वल टू V क्रॉस I, V क्रॉस I इज इक्वल टू V क्रॉस I। अब जितनी एनर्जी आप इधर इनपुट पे देते हैं आपको उतनी ही एनर्जी मिलती है। मैं थोड़ी देर के लिए चीज़ों को आसान करूंगा। मैं कहता हूं कि 100 वोल्ट्स हैं और 10 एम्पेयर है, यानी कितना बना? 1000 जॉउल। नेचुरली एनर्जी का यूनिट जॉउल है तो जॉउल ही बन गया। अब अगर मैं वोल्टेज को उठा देता हूं 1000 पे, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वी गेट 1000? सो नेचुरली
ये हमारे पास यहाँ पे जो I है दिस विल बिकम 1 एम्पियर। जब वोल्टेज बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगी। अब करंट कम होने का फर्क क्या पड़ेगा? लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे करंट था 1, ये इस सूरत में 10, तो 10 का स्क्वायर 100 और बाकी फैक्टर्स को मैं नहीं छेड़ता हूँ, इतनी एनर्जी हमारे पास हीट की फॉर्म में ज़ाया हो रही थी। याद रखिए कि जब हम हीट डिसिपेशन की जो लाइंस हैं उनके अंदर इतनी एनर्जी हमारी ज़ाया हो रही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने उस करंट को 10 से कम करके कितना कर दिया, 1। मैंने क्या किया, ट्रांसफार्मर ने किया। जब 1 हो गया तो अब यही फार्मूले में अब 10 की जगह 1 का स्क्वायर ले लें, तो 1 का स्क्वायर से क्या आ जाएगा, 1। तो 100 से एनर्जी घट के 1 पे आ गई। अब मैं अगर ये कहता हूँ कि जी मैं इसको 1000 की जगह 10,000 कर देता हूँ, तो यही जो चीज़ है ये 0.1 बन जाएगी। अगर मैं इसको 10,000 की जगह 1,00,000 कर देता हूँ तो ये 0.01 हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि जितना आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज के बढ़ने की सूरत में एनर्जी जो डिसिपेशन है वो कम होती जाती है। एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। द लास्ट थिंग कि हम ट्रांसफार्मर में कैसे मालूम करते हैं कि कितनी वोल्टेज होगी, तो प्राइमरी वोल्टेज ओवर सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल। यानी ये जो कॉइल्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये हम कहते हैं, अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं तो दिस इज NP प्राइमरी, और इसके सामने जो कॉइल पड़ा हुआ है दैट विल बी NS। अब आप इन कॉइल्स को जिस तरीके से भी ऑल्टर करें तो आप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। आई थिंक दिस विल बी इनफ। थैंक यू वेरी मच।